हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स नागरिक शास्त्र के पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बॉय एंड गर्ल सभी लोग, क्योंकि यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो क्या है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और भाग 2 है। भाग 2 के अंतर्गत है अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो नियोजन क्या है? नियोजन का आशय है उपलब्ध साधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अब आगे क्या है, भारत के विकास का अर्थ। भारत के विकास का अर्थ, आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। चलिए नेक्स्ट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, इसको टाइप करने में बहुत समय लगा था, इसलिए आप लोग लाइक करिए। लाइक देख बहुत लोग रहे हैं, लेकिन लाइक करिए। उसके बाद आगे फिर क्या हुआ, इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नियोजन का आशय उपलब्ध साधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग की भविष्य की योजना बनाना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। भारत के विकास का अर्थ क्या है? भारत के विकास का अर्थ, आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ तक मैं हो गया था। और उसके बाद देखिए, सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ या पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। चलिए, वामपंथी क्या है? वामपंथी क्या है? ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं उसे वामपंथी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब दक्षिणपंथी इसमें आता है। यह खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारतीय विकास के मॉडल, विकास के दो मॉडल थे, पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल तथा दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था, को अपनाया। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, यह मॉडल यूरोप के अधिकतर देशों और अमेरिका में यह मॉडल अपनाया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत हर सभी वस्तुओं के उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है और सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, अगर होता भी है ना के बराबर, बिल्कुल कम। समाजवादी मॉडल, यह मॉडल सोवियत रूस में अपनाया था। इसके अंदर सभी चीज़ों का, चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह मॉडल सोवियत रूस में अपनाया था। इसके अंदर सभी चीज़ों का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है। देश में निजी क्षेत्र नहीं होता और सभी कंपनियां सरकार के अधीन होती हैं। नोट, दोनों वर्गों की बात मानते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित
सहमति तथा असहमति के विभिन्न क्षेत्रों। सहमति क्षेत्र क्या है? भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय होना चाहिए। विकास के मुद्दे को केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? अब सहमति के क्षेत्र, उन्नति तथा असहमति के विभिन्न क्षेत्र। अब क्या है सहमति क्षेत्र? अब भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, विकास के मुद्दे को केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता, अपितु सरकार को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक व आर्थिक वितरण के काम को सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी माना जाता है यानी गया है। असहमति क्षेत्र, सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर असहमति। यदि आर्थिक वृद्धि से असमानता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्व पर असहमति। अब आगे क्या है? उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के जुड़े मुद्दे पर असहमति। नेक्स्ट देखिए, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषता को शामिल किया गया है। देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में किया गया तथा बड़े उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली। बॉम्बे प्लान क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था? बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। योजना आयोग, ये महत्वपूर्ण है। योजना आयोग, भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाए, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। क्योंकि भारत आज़ाद होने के बाद गांव तक कैसी योजनाएं पहुँचे और जनता को कैसे योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए योजना आयोग बना था। अब आगे क्या है? योजना आयोग की कार्यविधि। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अब क्या है? एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय था। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? योजना आयोग के मुख्य कार्य: देश के संसाधनों व पूंजी का अनुमान लगाना, विकास की योजना बनाना, विकास की प्राथमिकता निश्चित करना, विकास योजना के बाधक कारकों का पता लगाना, प्रगति की योजना का मूल्यांकन करना। जैसे योजना चलती है ब्लॉक में, तहसील में, ये यहाँ से जो है योजना आती है भारत सरकार के द्वारा, और वही योजना ब्लॉक तहसील के प्रधान गांव में होते हैं, कार्य करते हैं और योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे मनरेगा है, ये भी योजना थी, केंद्र सरकार की थी। और पेंशन योजना है, ये सरकार की है। किसान सम्मान निधि योजना, ये भी सरकार की है। उसके बाद क्या है? आगे क्या है? नीति आयोग बना। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं एवं वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति शब्द का विस्तार है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। साथियों, इसका जो है फुल फॉर्म आता है, इसको आप लिख लीजिए। अब उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था? इसकी स्थापना 6 मार्च 1952 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना
नहीं, 6 अगस्त है, 6 अगस्त है, 6 अगस्त। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 6 अगस्त, 6 अगस्त, AUGUST, 6 अगस्त। अब कब हुई थी? 1952 में हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। चलो, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के कार्य को देखने के लिए बनाया गया था कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्य पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए बनाया गया था। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखिए। यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1951 से 1956 तक चली। इसमें ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नंगल परियोजना इसमें से एक है, यानी एक थी। भाखड़ा नंगल जो परियोजना है इसी के अंतर्गत बनी थी। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या हुआ था कार्य? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1956 से 1961 तक चली। इस योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। इस योजना के योजना सलाहकार कौन थे? PC महालनोबिस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। पहला कृषि और दूसरा उद्योग पर आधारित थी। अब तीसरा आगे क्या है देखिए, विकास का केरल मॉडल। केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारागार है, कारगर या कारागार, कारगर, खाद्य वितरण एवं गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जा रहा है। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात प्रभावशाली तरीके से उठाई। भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना, चकबंदी, जो काश्तकार किसी दूसरे की जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने व भूमि स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए। अब फिर क्या हुआ? 1960 के दशक में सूखा व अकाल के कारण कृषि की दशा बद से बदतर हो गई। खाद्य संकट के कारण गेहूं का आयात करना पड़ा। अब नेक्स्ट देखिए, अब हरित क्रांति क्या हुई? सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति बनाई जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी। इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, इसके कारण खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्या है? पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हुए। किसानों की स्थिति में सुधार आया। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ा, जिसमें से वामपंथी संगठनों का उभार हुआ। मध्य श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। श्वेत क्रांति क्या है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध व विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमूल की, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, अमूल की शुरुआत की, इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को ही श्वेत
क्रांति कहा जाता है, यानी श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, दूध मिल्क। चलिए नेक्स्ट, अब यहीं तक था ये, तो साथियों आप इसको नोट कर लिए, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और उसके बाद हम नेक्स्ट कराते हैं। ये हुआ पूरा वीडियो।